दोस्तों मैं शराबी हूँ। मेरा नाम गोपी है। हाय गोपी भाई। गोपी। हाय। आ, ऊपर वाले की कृपा, आप जैसे दोस्तों का साथ, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का टूल्स से पूरा मेरे फैमिली मेंबर। आज दोस्तों शराब का पहला घोट नहीं लिया है और अच्छा जिंदगी चल रहा है। दोस्तों कल 7वें कदम पे बात किया मैंने। मेरे जो तजुर्बे थे आप लोगों के साथ मैंने बांटने की कोशिश की। अब दोस्तों 8वां कदम, ये कदम ज़्यादा बहुत महत्वपूर्ण है। हमने उन सभी व्यक्तियों की सूची बनाई जिनको हमने हानि पहुंचाई और उन सभी के क्षतिपूर्ति करने के लिए इच्छुक हुए या तैयार हुए। दोस्तों जब मैं मेरे स्पॉन्सर के साथ में बातचीत कर रहा था तो मेरे स्पॉन्सर ने बोला कि गोपी अभी कान भरपाई करने का है, अभी वो लिस्ट बनाना चालू करो। तो उस समय तो मेरा 4 स्टेप लिया और लिखना चालू किया किन किन के साथ में मेरा क्या क्या व्यवहार हुआ था और मैंने किसको किस तरीके से चोट पहुंचाई थी। तो जब ये मैं लिस्ट बना रहा था, बनाकर सर के पास लेके गया, स्पॉन्सर को दिखाया, तो स्पॉन्सर बोले कि ठीक है लेकिन इसके अंदर कुछ नाम नहीं है। सोचने लगा और फिर ठीक है मैं देखता हूँ कि ढूंढा मैं, फिर लिखा मैं, फिर लेके गया और फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पर और एक नाम नहीं है। मतलब सबका नाम तो आ गया यहाँ पर। बोले नहीं, एक नाम नहीं है इसके अंदर। अब किसका? तो तेरा नाम नहीं लिखा है इसमें। कि मैं नुकसान जो पहुंचाया है वो सबसे पहले खुद को पहुंचाया है और सबसे ज्यादा खुद को पहुंचाया है। उन्हें अपने आप को ऐसी ऐसी परिस्थितियों में लाके खड़ा किया है जहाँ पर शर्म से तेरी नजरें झुक गई है, अपराधीपन महसूस किया है, पछतावा महसूस किया है, और तेरा नाम होना चाहिए। और दोस्तों बात सही थी कि मैं जब देखता हूँ मेरे जिंदगी की तरफ कि यार एक अच्छे परिवार में पला था, अच्छे संस्कार मिल रहे थे और फिर भी मैं गलत चीज़ों की तरफ आकर्षित हो गया और गलत चीज़ों की तरफ चला गया। तो मुझे तो वो देखना पड़ेगा। तो ये दोस्तों कैसा है कि पहले जो 7 कदम है वो 7 कदम भी मेरी एक तैयारी का भाग है कि मैं क्षतिपूर्ति करने के लिए तैयार हो गया हूँ। कि अब मुझे मेरे दोष भी पता है और वो दोषों के ऊपर भी मैं एक एक दिन के हिसाब से काम कर रहा हूँ हायर पावर की मदद से। मैं वर्तमान को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मेरे वर्तमान के अंदर कई बार मेरा भूतकाल आके खड़ा हो जाता है। तो भूतकाल के ऊपर काम करने के लिए मुझे 8वां कदम करना ही पड़ेगा। 8वें कदम में सिर्फ करना क्या है, मुझे तो मुझे उन व्यक्तियों की सूची बनानी है जिनको मैंने हानि पहुंचाई थी, हानि किस प्रकार से पहुंचाई थी और उनकी क्षतिपूर्ति किस प्रकार से करनी है। 90वें कदम में मुझे
डायरेक्ट कमेंट्स के बारे में बोला गया है। लेकिन 8वें कदम के अंदर मुझे सिर्फ वो लिखना है, सूची बनानी है और मैंने क्या क्या किया है वो सब बातों को देखना है। तो अ, अगर मुझे मुक्ति चाहिए तो मुझे मेरे दोषों की जिम्मेदारी को स्वीकार करना पड़ेगा और की क्षतिपूर्ति, जो भी नुकसान भरपाई है उसको करने के लिए 8वें कदम में मुझे 8वां कदम मुझे मेरी गलती सुधारने का एक मौका देता है कि मैं अपनी वो सूची बना लूँ और जो कुछ भी मैंने गलत कर्म किए हैं या मुझसे हुए हैं, फिर जान के हुए या अनजाने में हुए हैं, ये बात कोई मायने नहीं रखती है। लेकिन सामने वाला व्यक्ति मुझसे आहत पहुंची है उसे, तो उसके लिए मुझे का नाम मेरे लिस्ट के अंदर लिखना है कि नुकसान भरपाई के लिए मुझे तैयार होना पड़ेगा। कि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है कि मेरी मानसिक तैयारी होनी चाहिए। कि अगर मैं मानसिक रूप से तैयार नहीं होता हूँ तो कुछ मतलब ही नहीं है। अभी जैसे हम लोगों ने बिग बुक में देखा है, हाउ इट्स वर्क के अंदर जो दिया गया है वो मामला भले ही सेक्स के मामले में दिया गया रहे, उसमें ऐसा बताया गया है कि अगर हमें हमारे किए पे पछतावा है तो हमें माफ़ी और नसीहत दोनों दी जाएगी, और अगर हमने दूसरों को दुखाने वाला बर्ताव अगर नहीं बदला तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि हम फिर से शराब पिएंगे। और ये एक ही जीवन की हकीकत है। ऐसा शायद ऐसा टूटा फूटा मुझे याद आ रहा है, मैंने ये पढ़ा है और इसलिए मुझे लगता है कि ये बात यहाँ पर भी लागू होती है। क्योंकि अब 8वां कदम जो है नुकसान भरपाई की जो लिस्ट बनाने को जा रहा हूँ, तो ये एक ऐसी प्रोसीजर है कि जो मुझे मेरे भूतकाल से मुक्ति के लिए बनाई गई है। यह मेरा जो भूतकाल है वो बार बार वर्तमान में आके जो खड़ा हो जाता है, और कई बार क्या होता है तो मैं कुछ लोगों से बातचीत करते रहता हूँ और अचानक कोई तो भी बंदा आ जाता है और भूतकाल में मैंने उसके साथ में कुछ तो भी किया था। हाँ, शायद उसे याद है या नहीं याद है, लेकिन मुझे जब याद आता है तो मैं अंदर से अस्वस्थ महसूस करने लग जाता हूँ। मैंने उसके साथ में किया हुआ दुर्व्यवहार जो भी है वो मुझे याद आने लगता है और मैं अंदर से परेशान हो जाता हूँ। और ये सब बातें या यादें एकदम दबे पाँव से आ जाती है और मुझे पता भी नहीं चलता है कि यार ये मेरे अंदर आई है और ये मुझे अंदर से बेचैन करने वाली। तो कई बातें जो मुझे अंदर से अस्वस्थ महसूस कराती है, पछतावे में लेके जाती है, शर्म की भावना में लेके जाती है, अपराध के भाव में लेके जाती है, ऐसा सब मेरे साथ में दोस्तों ये चलते रहता है। तो अगर ये इन चीज़ों से मुक्त होना है तो दोस्तों ऐसा अगर मुझे वर्तमान में नहीं आने देना है ऐसी सब परिस्थितियों को, तो मुझे अपनी सूची बनानी पड़ेगी। और दोस्तों इस सूची बनाना भी कोई आसान काम नहीं है। खाली नाम लिखने से कुछ नहीं होगा। तो मेरे को डर लगता है यार ये सब परिस्थितियों का कैसे मैं सामना कर पाऊंगा। शायद अभी मैं 8वां ही कदम कर रहा हूँ, 9वां कदम मैं कर नहीं रहा हूँ, अभी मैं गया नहीं हूँ सामने वाले व्यक्ति के पास। लेकिन इस बात से ही कि सामने वाले की प्रतिक्रिया क्या हो सकती है, या शायद ऐसा होगा वैसा होगा। क्या है, मेरा मन शराबी का मन है और मेरा मन कुछ भी सोचते रहता है। तो पहले तो कैसा है ना, ज़्यादा शुरुआती दिनों में मैं नकारात्मक ज़्यादा सोचता हूँ, तो मेरा मन मेरे को एकदम डरा डालता है, एकदम
असुरक्षित महसूस कराने लगे ज़्यादा कि यार क्या होगा, होगा कि नहीं होगा। तो मुझे ऊपर वाले को याद करना है, प्रार्थना करनी है और अपने थर्ड स्टेप को फिर से एक टाइम दोहराना है कि यार अगर ऊपर वाले ने यहाँ तक मुझे लाया है तो आगे भी निश्चित तौर पे वो मेरी मदद करेगा। तो ये मुझे करना ही पड़ेगा। ठीक, जब मैं मेरी नुकसान भरपाई को स्वीकार करने से इनकार करूंगा या इसके बजाय मैं क्या सोचूंगा कि यार मैं सामने वाले के पास जाऊंगा तो शायद हो सकता है कि सामने वाला मेरे से बदला लेगा या शायद मुझे धुतकार देगा या फिर बोलेगा इतने सालों बाद तेरी नींद खुली क्या, ऐसा कुछ होगा। अभी ये सारे मेरे विचार मेरे को आते हैं, मेरे काल्पनिक विचार आते हैं और शायद इसमें से कुछ सत्य भी रहेगा, लेकिन अभी तक तो मैं कुछ सामने वाले के सामने गया नहीं हूँ। तो क्या होगा इसके परिणाम सकारात्मक हो गए कि सकारात्मक हो गए, ये सोच के कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा डगमगाने की चांस है। और मैं तो डगमगा गया था, मैं हिल गया था कि यार कैसा होगा ना, इनकी प्रतिक्रिया कैसी रहेगी, मेरे को पूरी तरह से स्वीकार किया जाए या फिर मेरी बातों के ऊपर किस तरीके से ये लोग देखेंगे। तो उसका एक अनजाना सा डर जो इस टाइम के ऊपर मुझे तो काफी सता रहा था। और दूसरी बात मुझे ये याद रखनी पड़ेगी कि भैया मुझे कुछ भी करके मेरी ये लिस्ट बनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर मुझे मेरे खुन्नस से, मेरे आत्मदया के भाव से या जो भी मेरे दोष जो कल सातवें कदम में मैं जो बात कर रहा था, जो कई बार आज मैंने कुछ गलत किया नहीं रहता हूँ, आज मेरे से कुछ गलत हुआ नहीं रहता है, लेकिन कई बार ऐसा नकारात्मक भावनाओं में चला जाता हूँ या नकारात्मक विचारों में चला जाता हूँ। इसका कारण ही एक रहता है कि मेरा भूतकाल मेरे सामने आके खड़ा हो जाता है। कोई व्यक्ति दिख गया तो उसके साथ हुई हुई घटना मेरे को फिर से रिवाइन होके मेरे दिमाग में चलती है और वो मेरे को अंदर से बेचैन कर डालती है कि सामने वाले ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया था और अब उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। दोस्तों, 8वें कदम के अंदर मुझे सबसे पहला जो काम करना है वो काम ये है कि जिन लोगों ने मेरे साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया है या जिन लोगों पर मैं खुन्नस रखता हूँ, पहले मुझे उनको क्षमा करना पड़ेगा। कि अगर मैं उनको क्षमा नहीं करता हूँ तो मुझे क्षमा मांगने का ही कोई अधिकार नहीं। मैं ऐसा सोचूंगा कि लोगों ने मुझे क्षमा करना चाहिए लेकिन मैं दूसरे लोगों को क्षमा नहीं करूंगा, तो ये बात बनती नहीं। तो पहले मुझे दूसरे लोगों को क्षमा करना पड़ेगा, जिन लोगों को अ, जिनसे मैं नाराज हूँ, जिनके ऊपर मैं खुन्नस खा के बैठा हुआ हूँ। और मुझे बिग बुक का ही वही लाइन, जैसे कल मैं बोल रहा था कि यार वो भी बीमार आदमी है, उसको इसी नजरिए से देखना कि वो आध्यात्मिक दृष्टि से बीमार है। और ऐसा जब मैं देखना चालू करता हूँ और सामने करना चालू करता हूँ। एक व्यक्ति था दोस्तों ऐसा मेरे जिंदगी में, और मैं मेरे स्पॉन्सर को बोला, मतलब आप बोल रहे हो कि दूसरे को माफ करना पड़ेगा, उसके बाद में ही तुझे माफी मांगने का अधिकार है। तो एक मेरे एरिया में ही यहाँ पर एक स्लम एरिया है, वहाँ का एक लड़का था, राजेश बोल के। हाँ, एक दिन हमारा हो गया था कुछ, तो भी झगड़ा हो गया था, गाली गलौज हो गई थी, थोड़ा सा मारा कुटी भी हो गई थी। उसने भी मारा था, मैंने भी मारा था, और उसके बाद में वो चल रहा था सब, खुन्नस का पाठ।
और फिर मैं रिकवरी में आ गया, मैं सोबर हो गया। वो तो क्या पीता था बीच में, लेकिन वो जब भी मैं आता जाता था वो इस तरीके से मेरे को देखता था, घूरता था। और शायद जानबूझ के हरकतें करता था, मुझे चिढ़ाने की कोशिश करता था ताकि मैं कुछ करूं और वो बहाना बना के मेरे साथ में झगड़ा करे। तो मेरे स्पॉन्सर बोलते थे कि गोपी जा, उसके लिए तू प्रार्थना कर। तो यार कैसे उसके लिए मैं प्रार्थना कर सकता हूँ? तो उसके दांत तोड़ना चाहता हूँ। तो मेरे स्पॉन्सर बोलते थे कि तू प्रार्थना कर और भगवान को बोल के भगवान उसको तू खुश रख, के लिए ये बात। तो मेरे स्पॉन्सर ने बोला कि मग काय गालियां दे, और आखिरी शब्द ये होना चाहिए कि भगवान उसको खुश रख। तो पहले मैं उसको माँ बहन जितनी मुझे गालियां आती थी वो सारी गालियां देता था, और फिर आखिरी का शब्द ये बोलता था कि भगवान उसको खुश रख। तो ऐसा मैं दोहराते गया, बोलते गया। और धीरे धीरे मैंने ये अनुभव किया कुछ महीनों के बाद कि मेरी गालियां थोड़ी अब माँ बहन पे नहीं आ रही है। अब थोड़ी गालियां भी मेरी थोड़ी सोबर गालियां हो गई है कि वो मूर्ख, बेवकूफ, नालायक, गधे को भगवान खुश रख। ऐसा कुछ महीने लगे ये सब प्रोसीजर में। फिर एक दिन मेरे स्पॉन्सर बोले कि अभी एक काम कर, ठीक है यहाँ तक आ गया, ठीक है, अभी एक काम कर, उसको बुला और उसको चाय पिला। तो यार ये तो अजीब ही सिलसिला है। फिर भी क्या हो गया, वो गालियां तो कम हो गई थी, लेकिन फिर भी वो दिखा तो मेरे को अंदर से मैं अस्वस्थ होता था कुछ टाइम के लिए। अब मेरे एरिया में ही वो रहता है, वो वहीं खड़ा रहता है, और जब भी मेरा आना जाना होएगा तो वो वहां पर ही खड़ा रहता है, तो मुझे दिखना ही दिखना है। तो ये ऐसा सब सीन था। तो एक दिन मैं हिम्मत करके गया और उसको करा किया, बोला राजेश इधर आ। तो वो ऐसा चलते आ रहा था जैसे कि मेरे से झगड़ा करने के लिए आ रहा है। मेरे अंदर से तो मन कर रहा था कि जैसा आ रहा है उसको ऐसे ही उल्टा कान के नीचे लगा के दूं ताकि वो रिवर्स में चला जाए। लेकिन मैंने बोला नहीं, भगवान मुझे गुस्सा मत आने दे। स्पॉन्सर ने बोला है कि उसके साथ बात करके चाय पी। और मैं उसको बोला कि चल यार राजेश चाय पियेंगे करके। तो वो थोड़ा हक्का बक्का ही रह गया कि वो सोचा कि क्या हो गया पता नहीं, ये हमेशा से मैं देखने वाला और आज चाय की बात कर रहा है। तो मैं उसको लेके गया चाय के टपरी पे, और उधर गया हुआ मैंने, यार दो चाय दे। दो चाय आई, मैंने उसको चाय दिया। और मैंने बोला यार छोड़ देना राजेश, वो सब बातों में कुछ दम नहीं है। बोला हाँ यार गोपी, कुछ दम नहीं है। और फिर मैंने बीड़ी निकाला, और मैं बीड़ी मुंह में लगा रहा था तो उसने माचिस जलाया और मेरे को बीड़ी सिलगा के दी। और फिर पैसा देने का टाइम आया तो बोला अरे नहीं नहीं, गोपी भाई मैं पैसा देता हूँ। तो दोस्तों ये इतनी सी छोटी सी बात थी, और इस बात के लिए मैंने सालों बर्बाद किए। तो दोस्तों ये जो तरीका मेरे स्पॉन्सर ने बताया था कि मेरे को माफी मांगने का अधिकार तब है जब मैं दूसरे को माफ कर सकूं। ये जाके मैं उससे बातचीत किया, ये थोड़ा सा चाय के पैसे उसने ही दिया, आखिर में मैं उसकी ही चाय पी के आया। लेकिन उसके बाद में वो बंदा जब भी मेरे को दिखता है, अभी तो वो शायद नहीं है यहाँ पर, लेकिन जब भी मुझे दिखा है या मिला है वो मेरे को क्या गोपी भाई कैसे हो, ऐसा वैसा करके वो बात करने का मतलब, अब वो आदमी मेरे को अंदर से बेचैन नहीं कर रहा है। जब मैं दूसरों को माफ करना सीखता हूँ तभी मुझे माफी मांगने का अधिकार होता है। और ये बात मेरे स्पॉन्सर ने मुझे समझाई कि अभी दूसरों ने मेरे साथ में क्या किया है ये वो जाने, कि वो उन बातों के साथ में मेरा कोई वास्ता नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं। हाँ, मुझे सिर्फ मेरे खुद की गलतियां स्वीकार करनी, मुझे लिस्ट जो बनानी है
वो मैंने की हुई गलतियों की लिस्ट बनानी। तो इस तरीके से दोस्तों मेरे अंदर जो भी लोगों के प्रति वो कैसा है कि एक तो मुझे सामने वाले को वो जैसा है वैसा उसको स्वीकार करना पड़ेगा, शायद वो गलत है तो भी, क्योंकि सिर्फ मैं ही बीमार हूँ इस दुनिया में ऐसा नहीं, तो बहुत सारे लोग बीमार है। और मेरे स्पॉन्सर कहते थे हमेशा कि गुप्पी जैसा अल्कोहलिक्स अनोनिमस है वैसे ही अल्कोहलिक्स अनोनिमस का प्रोग्राम अडेप्ट किए लिए बहुत सारी संस्थाएं, जैसे एल है, प्रोडिक्स अनोनिमस है, पोलर अनोनिमस है, गैमलिंग अनोनिमस है, सेक्स अनोनिमस है, ऐसे बहुत सारी फेलोशिप है। आजकल क्या शॉपर अनोनिमस है, ये अभी इंटरनेट अनोनिमस भी निकलेगा या निकला रहेगा, आई डोंट नो। का बहुत कुछ है। और हो सकता है कि जिसके साथ में मेरी नाराजगी है, मैं गुस्सा हूँ या मुझे खुन्नस है, हो सकता है कि वो बंदा किसी और नंबर रहेगा और उसका शायद अभी डिनाइल चलता रहेगा या उसको मैसेज नहीं मिला रहेगा। तो तू तो खुश नसीब है, तुझे मैसेज भी मिल गया है, तू प्रोग्राम पे भी आ गया है, तेरे पास स्पॉन्सर भी है, तू आज कुछ टाइम के लिए सोबर भी है। उसको तो बेचारे को मालूम भी नहीं क्या करना चाहिए। दोस्तों इस तरीके की दृष्टि जब मेरे स्पॉन्सर ने मेरे सामने रखी, तो मेरा बाकी की चीजों की तरफ या उन लोगों की तरफ देखने का नजरिया धीरे धीरे बदलना चालू हो गया कि अब वो लोग मुझे अंदर से अस्वस्थ नहीं कर सकते, कि आज मैं उनको जिस नजरिए से देख रहा हूँ कि यार वो भी बीमार है, नहीं? तो मुझे ये नजरिया बहुत अच्छा लगा और मैं इस तरीके से आज बहुत सारे लोगों को मैं देख सकता हूँ कि मुझे किसी की भी बात अगर पसंद नहीं है, किसी की भी कोई बर्ताव पसंद नहीं आया, तो मैं इस तरीके का लेबल लगा के कहूँ कि मेरा बीमार आदमी है, छोड़ना यार, अब उनका के लिए उसके पीछे एनर्जी गलत नहीं का। या फिर जैसे बिग बुक में बोला है कि हम बीमार आदमी की कैसे मदद कर सकते हैं, हे ईश्वर हमें गुस्सा मत करने दे। तो ये उपाय अगर करना चालू करूँ तो क्या होगा कि मैं दूसरों को आसानी से माफ भी कर सकूंगा और वो जैसे है वैसे उनको स्वीकार कर लूंगा। अब मैं उनको बदलने के प्रयास नहीं करूंगा या उन्हें टोकूंगा नहीं या उन्हें कुछ बोलूंगा नहीं कि देखो तुम कर रहे हो, मैं नहीं करूंगा। और दोस्तों ये सब जब मैं पहले करता हूँ तो फिर कहीं ना कहीं मेरी वो तैयारी थोड़ी और अच्छे तरीके से होती है और फिर मुझे मेरा जो लिस्ट बनाने का है उसमें मुझे काफी हद तक मदद मिल सकती है। तो दोस्तों वो सब चीजों के लिए वो जो भी लोग हैं, संस्था है, जो भी व्यवस्था है जिनसे मेरी नाराजगी थी, जिनके ऊपर मेरी खुन्नस थी, वो सभी लोगों के साथ मुझे भी नुकसान भरपाई करनी है कि भाई मुझे ऐसा ऐसा लगता है कि ये लोगों ने मेरे साथ में ऐसा किया था इसलिए मैंने ऐसा ऐसा किया, नहीं? तो वो सारे चीज़ों का मुझे तैयारी करनी है। और बहुत सारी तैयारी का भाग क्या है, तो खाली मुझे लिख के निकालना है, मुझे लिख के निकालना है, मुझे तैयार होना है। और अभी वो 90 कदम में जब मैं मेरे स्पॉन्सर के साथ में बैठूंगा, वो मुझे बताएंगे कि भैया कहाँ जाके जो नुकसान का भरपाई करनी है और कहाँ नहीं करनी। तो मुझे तो चौथे कदम में जो मैंने लिखा हुआ है उसमें मेरे को एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई दिया है कि मेरे जिंदगी में जो कुछ भी संघर्ष थे, तो उस संघर्ष में मेरी भूमिका क्या थी, मेरे रोल क्या थे, मैंने अपने चरित्र दोषों के प्रभाव में आकर क्या क्या किया, मैंने कैसे दूसरों को नुकसान पहुंचाया, मैंने कहाँ पर बेईमानी की थी, मैंने कहाँ पर चोरी की थी, मैंने वो फंसाया था, मेरे कहाँ पर मेरी गलत नीयत थी, कहाँ पर मेरा
लालच उभर के आया था, कहाँ पर मैंने दूसरों का दुरुपयोग किया था, कहाँ पर मैंने लोगों के साथ में अपमानजनक व्यवहार किया था। या कभी कभी हो सकता है कि कुछ लोग अच्छी बातें करते रहेंगे लोगों की भलाई के बारे में, उसमें मैं बोल रहा रहेगा क्या जो होंगे, मैं सब ये बातों को नहीं मानता हूँ। तो ये जो कुछ भी मैं जिंदगी जिया हूँ, जिंदगी के अंदर क्या क्या मैंने किया हुआ है, सबको मुझे लिख के निकालना है, भैया फलाने फलाने का इतना इतना बनता है। अभी तैयारी का एक मतलब मैं ऐसा भी देखता हूँ कि जब मैं ए में आया था, तो मैंने जैसा कहा आप लोगों से कि मेरी शादी रिकवरी में हुई है, तो पैसा कभी हैंडल करने का था ही नहीं। और शादी होने के बाद में मेरे को इमीडिएटली कुछ ही महीने में मैं घर से दूर रहने को चला गया था। और थोड़ा लव मैरिज भी हुआ था, थोड़ा वो लफड़ा भी था, तो मैं कहना मुझे पड़ा। और वहां पर मुझे पता चला कि अब गोपी तेरे पीछे किसी भी तरीके का सपोर्ट नहीं है। और मेरे वाइफ का उसके दफ्तर में ही था, और अभी उसको भी हैंडल करने का था और ये सब करने का। तो मैं क्या जैसे पगार था, तो पहले क्या चीजें फर्स्ट थिंग फर्स्ट जैसा यही में सीखी हुई है कि भैया पहले रूम का भाड़ा का, फिर दूध का, फिर इसका, फिर उसका, फिर केबल का, और उसके बाद में अपने को मीटिंग को जाने को लगता है, तो उसके लिए इतने इतने पैसे होने चाहिए। ये सब मैं तैयारी करके रखता था ताकि मुझे किसी के सामने पैसा मांगना नहीं या हाथ फैलाना नहीं पड़े। तो दोस्तों ये चीज़ करते गया, और ये सब चीज़ों का मेरे को बहुत अच्छे से फायदा हुआ। तो ये लिस्ट बनाने के वजह से, तो ये जो भी मैं पहले जैसा मैंने सीखा था, वो मेरे वो तैयारी का भाग था। तो ये इस तरीके वो लिस्ट में बनाते गया, और देखते गया कि भैया ये कहाँ कहाँ क्या क्या है। और तो इसी तरीके से वो लिस्ट बनाने में मेरे को काफ़ी कुछ मदद मिली, और मेरी वो लिस्ट तरीके से तैयार हो गई थी। अभी दूसरी समझनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने जो नुकसान किए हैं, कई बार जो नुकसान ऐसा बाहर से जो दिखाई देगा पार्ट होगा, लेकिन आ, मैंने जो मानसिक नुकसान किया है, मैंने जो भावनिक नुकसान किया है, मैंने विश्वासघात जो किया है, ये जो पार्ट है, ये सबसे गहरा है। शायद हो सकता है कि किसी का मैंने आर्थिक नुकसान किया रहेगा, तो सामने वाले को इतना फर्क नहीं पड़ेगा। या शायद हो सकता है किसी का मैंने शारीरिक नुकसान किया रहेगा, तो भी सामने वाले को इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने मानसिक और भावनिक नुकसान किया है, तो वो ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है, और मुझे खास करके ये क्षेत्र में फोकस करने की जरूरत है। क्योंकि क्या हो गया है कि मेरे घर वालों का मैंने विश्वासघात किया है। अनेक सालों से मैं सिर्फ विश्वासघाती ही साबित हुआ हूँ। मैं कल से पीना बंद करता हूँ, मैं कल से ये नहीं करूँगा, मैं कल से नौकरी को ये आ रहा हूँ, अभी मैं इससे पैसे ला के दूंगा, और ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। मैं सब उसका उल्टा ही जिंदगी जीती। और ये सब चीज़ों का क्या हुआ, तो मेरे घर वालों का मेरे ऊपर से विश्वास उठ गया। मैं पूरी तरह से विश्वासघाती हो गया। मैंने ऐसी ऐसी बातें की है, ऐसी ऐसी हरकतें की है, अ, जो कभी गरीब के लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। मैंने धोखा दिया है, मैंने मानसिक
रूप से बहुत सताया है। अभी जैसे हम बोलते हैं कि मीटिंग में हम लोग सुनते हैं कि कहता है कि मैं अभी आया यहाँ से जाके घर से बाहर निकलता आ रहा हूँ 5 मिनट में, ऐसा बोल के जब जाता है तो घर के लोग कितने बेचारे अंदर से बेचैन होते रहेंगे कि ये कब आएगा, जैसे बोल के गया वैसे ही आएगा या पी के आएगा, 1 घंटे के बाद आएगा, 2 घंटे के बाद आएगा, और आने के बाद में क्या करेगा, पी के आएगा नहीं पी के आएगा, खाने के ऊपर बहसबाजी करेगा, खाना फेंक देगा, बाहर से खाना खा के आएगा या हमको लाने को जाना पड़ेगा, या क्या क्या पता नहीं, कोई गारंटी नहीं थी मैं क्या करने वाला हूँ। तो ऐसी जो परिस्थिति मैंने निर्माण करके रखी थी, और आज मैं कभी कभी ऐसा समझता हूँ कि चलो अभी ठीक है, मैं ए में आ गया हूँ, अभी मैं सोबर हो गया हूँ, तो हिंदी सिनेमा के जैसा हैप्पी एंडिंग हो जाएगा। तो सर यहाँ ऐसा हैप्पी एंडिंग कुछ होने वाला नहीं है, और कुछ मामलों के मामले में तो नुकसान भरपाई हो ही नहीं सकती। इतनी मैंने गंदगी फैलाई है कि उसको ठीक करना असंभव है। वो कुछ नुकसान भरपाई शायद होगी ही नहीं, शायद उसी के साथ में कुछ पार्ट ऐसे है ना जो कायम स्वरूप ही परमानेंटली डैमेज हो गए थे और जो शायद दुरुस्त हो ही नहीं सकते। तो ऐसा क्या क्या हुआ है, ये सब बातों को मुझे देखना है, लिखना है, और वो देख के लिख के उसके बाद में इन सब की जिम्मेदारी लेने की तैयारी करनी। अब कैसे करूंगा, किस तरीके से करूंगा, यहाँ पर मेरा हायर पावर, मेरा स्पॉन्सर, मेरे आप जैसे दोस्त लोग मुझे कोई ना कोई तरीका बताएंगे ताकि मैं मेरे उन चीज़ों का सामना कर सकूं। मैं हमेशा ऐसा सोचता था कि मरने से पहले पूरे कर्जे उतर जाने चाहिए, कर्जे उतर जाने चाहिए, इससे मतलब मेरा आर्थिक नहीं है, ये मानसिक भी जो कर्जे है, भावनिक जो कर्जे हैं, या धोखा देने वाले, फंसाने वाले, चालबाजी वाले, ये सब चीजों का मैं सामना कर लूँ, वो सब लोगों के साथ एक टाइम बातचीत कर लूँ, और उनके साथ में मैं एक कंफर्टेबल वातावरण बनाऊं कि मैं उनके साथ में बैठ सकूं, बातचीत कर सकूं, और वो लोग भी मेरे साथ में खुल के बातचीत कर सके कि मेरे से बातचीत करते टाइम मैंने उनके साथ में कुछ तो भी दुर्व्यवहार किया है, ये अड़चन बीच में नहीं आ गए। अब तो दोस्तों जैसा मैं कह रहा था कि वो सभी लोगों के साथ में मेरा कंफर्टेबल होना जरूरी है। जिन लोगों के साथ में मेरा मैंने जिनको नुकसान पहुंचाया है, अच्छे होने चाहिए। भरपाई के तैयारी मैं मेरे उन बड़ों जिसके वजह से मुझे नुकसान भरपाई करने की नौबत आई, बदलाव वो लोगों को महसूस होना चाहिए, और वो बदलाव सच्चा होना चाहिए, और वो जब सच्चा हो जाएगा तो जाके कहीं ना कहीं वो मेरी तैयारी हो जाएगी। वो तैयारी जैसे उस दिन भी मैंने कहा था, घर में कोई भी सब्जी बनानी है, मिर्ची काट के लो, ये करके लो, वो सब जो तैयारी होनी चाहिए। और उस तैयारी प्रोग्राम पे चल रहा हूँ, मैंने अपने व्यवहार को बदली किया है। मैं आजकल घर में या जिन उनके साथ में बदलाव उनको महसूस अगर होता है हो चुकी है,
और वो मेरे पास अभी लिस्ट है। अब वो लिस्ट के साथ में मैं जब समय आएगा तब मैं मेरा स्पॉन्सर मुझे बोलेगा कि भैया इसके पास जा और इसको जाके ये बोल कि मैंने ऐसा ऐसा किया था, इस बात के लिए मैं शर्मिंदा हूँ। लेकिन वो करने से पहले मेरा तैयार होना जरूरी है। क्योंकि कैसा है कि 9वें कदम के अंदर जैसा, वो तो कल अपन बात करेंगे खैर, लेकिन यहाँ पे फिलहाल जो तैयारी का जो पार्ट है वो इतना ही है मुझे लगता है। तो इस स्टेप पे शायद आज इतना ही मैं बोलना चाहूँगा। ज़्यादा कुछ मुझे याद भी नहीं आ रहा, और जितना मुझे याद आया मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, और आप लोगों ने बहुत प्यार से सुना, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सत्यन भाई।